हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। तो देखिए, मनी में हमने एसएलआर सीआरआर ये सब तो पढ़ लिया था। तो अब बारी आती है कि क्रेडिट क्रिएशंस बाय कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक हैं, जो हमारे आसपास बैंक है, वो कैसे जो है क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये डिपॉजिट करा बैंक में, ठीक है। फर्स्ट में मान लीजिए, देखिए 3 राउंड, मतलब राउंड तो ये चलते रहता है कि जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। देखिए होता क्या, मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा, तो होता क्या है कि वो 20% तो वो लोन के लिए रखते हैं, ठीक है। LRR 20% रखते हैं, फिर 20% लोन के लिए रखते हैं 1,000 रुपये में से। तो 1,000 का 20% आप जब ने काटा तो 200 रुपये हो गया इधर, और फिर डिपॉजिट आपने करा कितना, 800। फिर 800 जब आया तो फिर वो 800 का फिर 20% करते हैं, फिर आया बचा 160, फिर इधर बचता है 640, ठीक है। फिर ऐसे करते 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 जब टोटल अमाउंट आपका इधर 5,000 हो जाता है डिपॉजिट और लोन हो जाता है 4,000। तो देखिए, जितना आपने 1,000 रुपया दिया था ना, वो 1,000 रुपये कमा लेते हैं। समझे? नहीं समझे तो देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है मनी मल्टीप्लायर का, जिसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो ये होता है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। अब देखिए, यहाँ पे जो 1/LRR जो है वो क्या है, वो 20% है। तो 20% यहाँ पे रख दिया और गुना इनिशियल डिपॉजिट हमारा कितना है, हमने कितना डिपॉजिट किया है पैसा, 1,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए, जब 1,000/2 मतलब 10,000/2 करा हमने, जब ये जीरो वो ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10,000 और नीचे रह जाएगा 2। अब तो ये 5,000 में जाएगा तो ये हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर 5,000। तो देखिए, टोटल डिपॉजिट हमने कितना करा था, 5,000। 5,000 में से 1,000 जब इसने डिपॉजिट करा, उसके बाद से 20% फिर रख लिया, फिर 20% रखता गया रखता गया रखता गया, जब तक कि टोटल 5,000 नहीं हो गया। और जैसे ही टोटल 5,000 हो जाता है, मतलब इसको फ़ायदा होने लगता है। ये लोन के तौर पे अब 4,000 जो है वो दे देता है और 1,000 रख देता है उसके पास, RBI के पास, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, इसको उससे समझिए स्टेटमेंट से। सपोज इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट इन द बैंक इज 1,000। मान लीजिए कि आपने जो डिपॉजिट करा, या फिर प्राइमरी डिपॉजिट या फिर इनिशियल डिपॉजिट बोल लीजिए, वो 1,000 रुपये करा, और LRR है जो 20% है। मैंने आपको बताया कि LRR क्या होता है। देन देखिए, 200 आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग LRR एंड 800 आर फ्री टू गिविंग लोन। मतलब जो बैंक 20% काटेगा, जो उसको देगा RBI को रखने के लिए, वो कितना देगा, 200 रुपये, 20% देगा, और 800 रुपये वो रख लेगा किसके लिए, ताकि वो लोन दे सके सबको, ठीक है। अब देखिए दूसरे राउंड में आते हैं। जब आप 800 डिपॉजिट किया, फिर उसका 20% इसने रख लिया, तो उसका 20% कितना होगा, 160 बिल भी कैश रिजर्व हो जाएगा, और उसका 640 रुपये फ्री हो गए लोन देने के लिए। अब देखिए थर्ड राउंड में 640 रुपये हमने डिपॉजिट किया, तो उसका 20% फिर काटा इसने, 20% काटा, क्योंकि RBI के पास इसको डिपॉजिट रखना पड़ता है ताकि फ्यूचर में दिक्कत हो सके तो वहाँ से ले सके। तो 640 रुपये का 20% कितना हो गया, 128। फिर ये कैश रिजर्व के रूप में रख देगा वहाँ पे, और 512 रुपये लोन दे देगा। देखिए, दिस डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व बिकम इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। देखिए, ये डिपॉजिट क्रिएशन जो है वो चलता ही रहेगा जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक कि जो टोटल कैश रिजर्व है वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जितना आपने डिपॉजिट किया था 1,000 रुपये, उसके इक्वल जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अब देखिए, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था 1/LRR, ठीक है, ये होता है। अब बात कर लेते हैं हम बार्टर सिस्टम की। देखिए, ये रह गया था करवाना मुझे, सॉरी गाइस, लेकिन मैं इसको करवा दे रहा हूँ आपको, है ना। अब देखिए, बार्टर सिस्टम होता क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए, जब तक मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, जब तक जो हमारा ट्रेड था, जो व्यापार ये सब था, जो पैसे मतलब इधर उधर से सामान लेते थे, वो एक्सचेंज में लेते थे, इसी को अब देखिए, मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता क्या था। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। An economy where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy, और CC economy where C stands for commodity। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा बार्टर एक्सचेंज उसको बोलते हैं जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं, या फिर ऐसी इकॉनमी जहाँ पे सीधे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता हो, उससे बोलते हैं बार्टर इकॉनमी, या फिर CC इकॉनमी। यहाँ पे जो C है वो कमोडिटी है,
अब देखिए होता क्या है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वेन अ फार्मर गिव्स वीट एंड गेट्स क्लोथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न। मतलब एक फार्मर है जो कि क्या दे रहा है, गेहूँ दे रहा है, और बदले में क्या ले रहा है, क्लोथ ले रहा है वीवर से, मतलब जो कपड़े बुनता है उससे। इट इज़ नोन एज बार्टर एक्सचेंज। देखिए वस्तु के बदले वस्तु लिया ना, उसने दिया क्या, उसने दिया क्लोथ, मतलब इसने दिया वीट दिया और तो उसने क्लोथ दिया, ठीक है। अब देखिए वाटर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। वाटर सिस्टम वहीं वर्क करता है जहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो। अब देखिए ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल बॉन्ड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो बायर चाहता है और जो सेलर चाहता है, दोनों एक दूसरे के पास जब होता है उसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब देखिए want for clothing by the farmer coincides with the want of beaver for wheat, however it is very difficult to find। ये तो कुछ है नहीं। अब देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, इसका आपको उतना करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद से लिमिटेशंस पढ़ लेंगे बार्टर एक्सचेंज की, कहाँ कहाँ पे बार्टर काम करता है, कहाँ पे नहीं करता। तो देखिए बार्टर एक मतलब डबल लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये तो बात मैं बता देता हूँ आपको कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता क्या है। मान लीजिए मतलब मैं हूँ और आप हैं, मतलब जो आप देख रहे हैं व्यूअर, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं हूँ, मेरे पास है गेहूँ, मान लीजिए कितना भी गेहूँ है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास है गेहूँ और मुझे चाहिए चावल, ठीक है। मेरे पास है गेहूँ और मुझे चाहिए चावल, और आपके पास चावल है और आपको भी गेहूँ चाहिए। तो हम दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे चीज़ें। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अगर मेरे पास जूते हैं और मुझे गेहूँ चाहिए, ठीक है, अगर मेरे पास जूते हैं और मुझे गेहूँ चाहिए, आपके पास गेहूँ है, और अगर आपके पास गेहूँ है लेकिन आपको कपड़े चाहिए, तो हम यहाँ पे ये हो जाता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। समझ गए, मतलब जो मुझे चाहिए वो आपके पास है, जो आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है, या फिर जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है। इसको आई होप आपको समझ में होगा, नहीं समझ में आया तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब 12th में है ना। अब 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है मेरे पास। अब मुझे, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मान लीजिए। तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरे पास है क्या, मान लीजिए मेरे पास है अकाउंट की बुक, आपके पास है केमिस्ट्री की बुक। अब मुझे चाहिए केमिस्ट्री की बुक, लेकिन आपके पास केमिस्ट्री की बुक ना हो के कौन सा है, आपके पास कोई और बुक है। तो ये होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो यही सब उसका लिमिटेशंस था। देखिए लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बार्टर सिस्टम सिर्फ वहीं वर्क करता है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों जो है एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के सामान के। देखिए फॉर एग्जांपल, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विथ बी ओनली व्हेन ए हैज़ वीट वॉट वी वॉन्ट एंड बी हैज़ वॉट ए वॉन्ट्स। मतलब ए एक पर्सन है या कोई है, मान लीजिए ए अगर गुड्स को एक्सचेंज करना चाहता है बी के साथ, तो ए तभी ऐसा कर सकता है जो ए चाहता है वो बी के पास हो, और जो बी चाहता है वो ए के पास हो, ठीक है। अब देखिए जो डबल कोइंसिडेंस है वो बहुत ही रेयर होता है, कम होता है। अब देखिए सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि सारे जो कमोडिटीज़ होते हैं वो एक दूसरे के वैल्यू के बराबर नहीं होते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास है गेहूँ, गेहूँ तो महंगा आता है, और आपके पास है सब्जी, तो मुझे चाहिए तो वही, लेकिन क्या होगा भाई, वो एक दूसरे के वैल्यू के बराबर में है नहीं ना। अब मुझे चाहिए जूते, आपके पास है गेहूँ, तो जूते तो महंगे ज़्यादा हो गए और गेहूँ कम हो गया महंगा, तो लेकिन एक्सचेंज तो करना ही पड़ता था। इसीलिए लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब जो चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं उसके वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था। समझ गए। थर्ड है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट जो होता है वो होता है फ्यूचर पेमेंट। तो देखिए वाटर सिस्टम में हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अभी मुझे 10 किलो मेरे पास गेहूं है, आपके पास 5 किलो सब्जी है, तो आपने क्या बोला मुझे 2 किलो ही चाहिए और बाकी का क्या करना कि मतलब बाकी मुझे फ्यूचर में चाहिए तो फ्यूचर में दे देना। तो वाटर सिस्टम में तो ऐसा कर नहीं सकते थे ना, सब्जी को हम बहुत टाइम तक स्टोर कर नहीं सकते थे कि फिर से हम कर सकें, फिर से एक्सचेंज कर सकें, ये तो सड़ गल जाएगा भाई। देखिए होता क्या था इसका ये पॉइंट, द बोरवर में नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। देखिए जब उसको रीपेमेंट करना है, जब उसको फिर से भुगतान करना है, तो जो बोरवर है वो शायद एबल ना हो पाए या फिर गुड्स का अरेंज ना कर पाए सेम क्वालिटी का, जैसा कि उसको वैसा ही देना है, जैसा कि मैंने अभी आपको सब्जी का बताया।
देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रिपेमेंट। देखिए वहाँ पे झगड़ा हो सकता है कि मैंने तो ऐसा दिया था लेकिन तू ऐसा दे रहा है। सी द कमोडिटी टू बी रिपेड मे लॉस और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट। जब आप रिपेमेंट कर रहे हैं तो जो कमोडिटी है वो अपनी वैल्यू को घटा सकता है या बढ़ सकता है, समझ गए, मतलब उसकी वैल्यू घट सकती है, इसीलिए डिफर्ड पेमेंट जो था वो गुड्स के फॉर्म में बहुत डिफ़िकल्ट था। फोर्थ है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखिए अंडर बार्टर सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। जो वेल्थ था वो फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कराना उनका बहुत मुश्किल था। संपत्ति को देखिए होता क्या था, संपत्ति उनके पास था क्या, आप ये बताइए मुझे, क्या संपत्ति था? संपत्ति तो बस यही था ना कि मतलब जो चीज़ें थी वही, पैसा वैसा तो था नहीं। देखिए मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक वीट, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी दैट इज़ देयर क्वालिटी डिटेरियोर्स विथ पैसेज ऑफ टाइम। अब होता क्या था, बहुत सारे जो नेसेसरी गुड्स होते हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स, ज़्यादा टाइम तक आप उसको सही मतलब अपने फाइन क्वालिटी में नहीं रह सकता, अपने अच्छे क्वालिटी में नहीं रह सकता। धीरे धीरे टाइम के साथ उसका जो क्वालिटी है वो गिरने लगता है। अब देखिए बी स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट। जो गुड्स का जो स्टोरेज है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता था और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसीलिए गुड्स जो होता था वो स्टोर नहीं किया जाता था लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। देखिए विथ सो मेनी डिफ़िकल्टीज बार्टर एक्सचेंज कुड नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए बहुत सारी बार्टर सिस्टम में परेशानियां होने के बावजूद ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता था। एज ए रिजल्ट इट वॉज रिप्लेस्ड बाई मॉनेटरी एक्सचेंज। इसीलिए जो है मनी से इसको रिप्लेस किया गया। दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ मनी। अब हम क्या है, हर चीज़ पैसे से बाय कर लेते हैं। अब स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, मेजर ऑफ वैल्यू भी है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को इसने ख़त्म कर ही दिया है, फ्यूचर पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट हम कर ही सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो इसने सब कुछ को ख़त्म कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इससे पहले के मनी एंड बैंकिंग के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।